हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए, तो मैं इसका सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ। तो अब देखिए, सबसे पहले हम इसके ऊपर फोर्सेस लिखते हैं। ये 10 न्यूटन इसका mg, और इस mg को काउंटर करने के लिए ये 10 न्यूटन का टेंशन आ गया। फिर ये टेंशन इस स्ट्रिंग में, ये नीचे की तरफ 10 न्यूटन और 10 न्यूटन mg। फिर इसके ऊपर इसको काउंटर करने के लिए 20 स्प्रिंग फोर्स, ये 20 स्प्रिंग फोर्स mg का 10 नीचे की तरफ, और इसको काउंटर करने के लिए 30 न्यूटन स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ। तो हमें इसका हर एक पार्ट के ऊपर इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है बेसिकली। तो पहले मैं टॉप मोस्ट जो ये ब्लॉक है उसको देखता हूँ। ये 1 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही। नीचे इसके 30 न्यूटन फोर्स लग रही है। 30 न्यूटन इसलिए क्योंकि ऊपर वाला स्प्रिंग है उसमें फ्री हैंड जनरेट होगी, तो वो अपनी फोर्स लगानी उसे वक्त छोड़ देगा। और ये जो है स्प्रिंग, इसमें कोई फ्री हैंड नहीं है, तो इसमें वो स्प्रिंग फोर्स लगती रहेगी। तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 30/1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो मिडल वाला ब्लॉक आ गया 1 kg, ये मिडल वाला, ये वाला, इसके ऊपर 20 लगती रहेगी ऐसे ही, और नीचे इसके कितनी फोर्स लगेगी? नीचे भी इसके उसी वक्त 20 लगती रहेगी, क्योंकि ये 20 अगर ऊपर की तरफ लगेगा तो ये 20 भी लगेगा, तो ये 20 न्यूटन नीचे की तरफ लगती रहेगी। तो एक्सेलरेशन इसका 0 हो जाएगा। ये जो लास्ट वाला ब्लॉक है, मिडल वन, सॉरी जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, ये वाला ब्लॉक, बॉटम ब्लॉक, तो ये 1 kg, और इसके नीचे जो है वो 10 लगता रहेगा, और ऊपर अगर वो इसमें स्ट्रिंग 10 न्यूटन जनरेट कर रहा है तो इसमें भी जनरेट करता रहेगा, तो ऊपर भी 10 न्यूटन, तो इसका एक्सेलरेशन भी 0 रहेगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि ये लगातार 0 रहेगा, बट उस सेकंड के लिए, उस मोमेंट के लिए ये होगा। तो ये केस 1, केस ए था। अब केस बी की बात करते हैं। केस बी मतलब जब मैंने स्प्रिंग को यहाँ से काट दिया, तो सबसे पहले मैं जो है लोएस्ट वन है जो, ठीक है, उसको बनाता हूँ। सबसे पहले मैं बॉटम मोस्ट उसको देखता हूँ। तो ये है जो 1 kg का, इसके ऊपर कुछ नहीं लगा, 0 हो गया टेंशन, तो नीचे इसके 10 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन इसका आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो मिडल वाला ब्लॉक है उसको देखते हैं। ये मिडल वन, तो मिडल ब्लॉक है जो, उसके नीचे कुछ नहीं लगा, ये 0 हो गया, नहीं सॉरी 0 नहीं, इसके नीचे आ जाएगा 10। मिडल ब्लॉक के लिए नीचे आ जाएगा 10, और ऊपर आ जाएगा इसके 20। ये टेंशन ख़त्म होगी, तो 10 इसका mg नीचे की तरफ रहेगा मिडल वाले ब्लॉक के, और ऊपर है इसके 20। ठीक है, तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी रहेगी? ये 20 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन इसकी रहेगी 20 - 10/1, दैट इज टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये ऊपर की तरफ जाएगा टुवर्ड्स टॉप। तो जो टॉप मोस्ट है अब उसको देखते हैं। ये 1 kg है, तो टॉप मोस्ट के नीचे कितनी फोर्स लगेगी? ये 10 और ये 20, 30 नीचे की तरफ, और ऊपर भी इसके 30, तो इसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी 0। तो ऐसे हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें करना है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। लास्ट लेक्चर में हमने ये स्प्रिंग किया था, कटिंग ऑफ स्प्रिंग। आज हम कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स करेंगे कि अगर हम स्प्रिंग्स को कंबाइन कर दें तो उनका जो के है उस पर क्या इफेक्ट आता है। तो टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। तो मान लीजिए ये हमारे पास ब्लॉक है, ऐसे बना ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, और इस पे हमने 2 स्प्रिंग्स ऐसे लगा दिए। ये वॉल है, कॉमन वॉल, और इसके साथ एक और स्प्रिंग लगा दिया, मतलब 2 स्प्रिंग पैरेलल में लगा दिया हमने। ये K1 और इसका K2, और इसका मास है M। मान लीजिए कि ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ थी, ये नेचुरल लेंथ, और इसको हमने यहाँ से यहाँ पे ले गए, ये ऐसे X, यहाँ से इसको कंप्रेस करके इस पे इधर फोर्स लगा के इस डायरेक्शन में ले गए, यहाँ से यहाँ A से B पोजीशन पे ले गए। तो
इस स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगेगी, ठीक है, तो वो फोर्स कितनी होगी, एफ नेट ऑन अ ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर एफ नेट कितना लगेगा, एफ नेट लगेगा मेरे पास के इक्वलेंट इंटू एक्स, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको एक्स कंप्रेस किया है तो के इक्वलेंट इंटू एक्स, बट के इक्वलेंट है कितना वो फाइंड करना है। ऑल्सो फोर्स ऑन ब्लॉक, फोर्स ऑन आ ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर फोर्स कितनी है, एक तो इस स्प्रिंग की वजह से इधर लगेगी, एक इस स्प्रिंग की वजह से इधर लगेगी, तो दैट विल बी के वन एक्स प्लस के टू इंटू एक्स, क्योंकि ये ब्लॉक के वन को भी एक्स कंप्रेस कर रखा है इस ब्लॉक ने और के टू को भी, और इसको मैं किसके बराबर लिख दूंगा, फ्रॉम 1 and 2, ये दोनों इक्वल हो गए, तो के इक्वलेंट इज इक्वल टू के वन एक्स प्लस के टू एक्स, दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे भी एक्स है तो एक्स एक्स कट गया, तो के इक्वलेंट कितना आ गया, के इक्वलेंट इज इक्वल टू के वन प्लस के टू, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है जब स्प्रिंग पैरेलल में होते हैं, तो जैसे रजिस्टर सीरीज में जुड़ते हैं वैसे स्प्रिंग पैरेलल में जुड़ जाते हैं, ठीक है। एक और मेथड है इसको करने का, ऐसे स्प्रिंग्स जब लगते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसे है और हमने किसी ब्लॉक को बीच में रखा हुआ है ऐसे, और इधर एक अटैच्ड है K1 और इधर एक स्प्रिंग अटैच्ड है K2 वाला, ठीक है, ऐसे है, और ये दो दीवारें हैं ऐसे, और मान लीजिए कि मैं इसको यहाँ से इस डायरेक्शन में ले जाता हूँ, x इस डायरेक्शन में x ऐसे, ठीक है, a से b मैं इसको ऐसे शिफ्ट कर देता हूँ, a से b, तो आपको वही स्प्रिंग फोर्स बतानी है इस पर, ठीक है। यहाँ कह लीजिए कि हम इस तरह से भी के इक्वलेंट को ड्राइव कर सकते हैं, तो के इक्वलेंट कितना आ जाएगा, के इक्वलेंट इंटू एक्स अगर मैं लिखूँ तो ये जो ब्लॉक है ये कितना इस डायरेक्शन में चला गया, या इसको बोल लीजिए कि कितना इलोंगेट हो गया के वन वाला, तो वो इस पे एम ब्लॉक पे कितनी फोर्स लगाएगा, वो लगाएगा के वन इंटू एक्स प्लस ये वाला जो स्प्रिंग है के टू वो कंप्रेस हो गया, वो बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है, वो कितनी फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये कंप्रेस हो गया, ए से बी आएगा तो के टू कंप्रेस हो गया, तो ये कितनी फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, के टू इंटू एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गए, तो के इक्वलेंट इज इक्वल टू के वन प्लस के टू, ये मेरे पास नेट फोर्स आ जाएगी इस ब्लॉक के ऊपर, ठीक है, ये वाली के इक्वलेंट इंटू एक्स, तो के इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के वन प्लस के टू। तो मतलब कहने का कि अगर मैं दो ब्लॉक्स को हटा के अगर एक ब्लॉक लगा दूं तो मेरे को जितनी ये दोनों मिलके फोर्स लगा रहे हैं उतनी एक फोर्स लगा देगा, और ऐसा अगर मैं सिस्टम बना दूं, इन दोनों की जगह एक ब्लॉक लगा दूं, तो ये जो के इक्वलेंट है दैट इज इक्वल टू के वन प्लस के टू, ऐसे ऐसे सिस्टम बन जाता है, ठीक है। तो ये स्प्रिंग इन पैरेलल कॉम्बिनेशन था। अब हम इसे भी पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं, ठीक है, स्प्रिंग्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, स्प्रिंग्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, स्प्रिंग्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से ड्रॉ किया जाता है, जैसे मान लीजिए एक स्प्रिंग, इसके साथ हमने दूसरा स्प्रिंग लगा दिया, और यहाँ पे मान लीजिए एक ब्लॉक है M, और ये K1 है, ये K2 है, तो मान लीजिए कि इस स्प्रिंग को हमने पकड़ के X एलोंगेट कर दिया, यहाँ से ले जाके यहाँ पे ले गए, ये ऐसे X, तो लेट x1 be extension in K1 and x2 is extension in x2 in K2। मान लीजिए ये एक्सटेंशन है और मैं कह सकता हूँ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x, ये ऐसा होता है। तो अगर मैं m ब्लॉक की बात करूँ, ठीक है, फोर्स ऑन
इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। एंड फोर्स ऑन एम ब्लॉक, तो एफ नेट इंटू के इक्वलेंट, इस पे लगने वाली फोर्स एफ नेट इंटू सॉरी इसको एफ नेट नहीं के नेट लिखना चाहिए, के नेट इंटू ऐसे लिखना चाहिए, के इक्वलेंट इंटू एक्स। ये जो इस पर फोर्स लगी नेट, वो फोर्स किसके बराबर होगी? वो फोर्स होगी, इस पे कौन फोर्स लगा रहा है? इस पे सिर्फ K2 फोर्स लगा रहा है। K2 में एक्सटेंशन हमने कितनी मानी है? X2। ठीक है, देखिए इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वो समझता है कि इस पे जो फोर्स है वो K1 और K2 दोनों लगा रहे हैं, इसके साथ सिर्फ लगा कौन हुआ है या कनेक्टेड कौन है? सिर्फ K2। तो इस पे सिर्फ K2 ही फोर्स लगाएगा। तो K इक्वलेंट जो एफ नेट है वो है मेरे पास K2 इंटू X2। तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई। तो अब मैं अगर इस पॉइंट की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ये जो स्प्रिंग का ये वाला कनेक्टेड पॉइंट है ये, तो स्प्रिंग इज मासलेस, स्प्रिंग है जो स्प्रिंग इज मासलेस, वो स्प्रिंग मासलेस है। दिस इंप्लाइज एफ नेट ऑन स्प्रिंग दैट इज इक्वल टू, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है, इस डायरेक्शन में लग रही है, क्योंकि स्प्रिंग तो दोनों एंड पे फोर्स लगाता है ना। तो ये जो स्प्रिंग है इस एंड पे इस डायरेक्शन में कितनी फोर्स लगा रहा होगा? K2 X2। और इस डायरेक्शन में कितनी लगा रहा होगा? ये वाला K1 X1। तो मेरे पास आ गया, अगर मान लीजिए मैं इस फोर्स को मान लूँ K2 X2 और उस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है उसको मैं माइनस कर दूँ K1 X1, बट जो स्प्रिंग है वो मासलेस है, तो फोर्स विल बी ज़ीरो। ठीक है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इज ज़ीरो बट मास इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज एफ नेट इज इक्वल टू ज़ीरो, एफ नेट ज़ीरो हो गया। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ दैट K1 X1 इज इक्वल टू K2 X2। तो ये मेरे पास तीसरी इक्वेशन आ गई। हमने 3 इक्वेशन लिख ली। अब इन 3 इक्वेशन से हम K इक्विवेलेंट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि ये मैंने कैसे निकाला। हमने ये मान लिया कि ये जो पॉइंट है स्प्रिंग का वो मासलेस है। अगर मासलेस है तो दोनों तरफ लगने वाली फोर्स, उसकी एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाएगी। तो दोनों तरफ लगने वाली फोर्स हमने इक्वल कर ली। अगर दोनों तरफ लगने वाली फोर्स इक्वल है तो मैंने ये इक्वेशन लिख ली, दैट इज K1 X1 इज इक्वल टू K2 X2। ठीक है, तो उसके बाद हमें ये K1 और K2 की टर्म में ये K लेना है। ठीक है, सॉल्व करना है। तो देखिए उसका सोल्यूशन देखिए, हमारे पास जो इक्वेशंस है मैं दोबारा लिख लेता हूँ एक बार, तीनों की तीनों इक्वेशंस, दैट इज X1 प्लस X2 इज इक्वल टू X, एंड फिर मैंने लिखा था K इक्वलेंट इंटू X इज इक्वल टू K2 X2। तीसरी मैंने इक्वेशन लिखी है K1 X1 प्लस इज इक्वल टू K2 X2। तो यहाँ पे मैं X1 की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? X1 इज इक्वल टू K2 X2 अपॉन K1। तो ये इक्वेशन मैं इसमें पुट कर देता हूँ। तो मेरे पास आ गया x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, वो आ जाएगी मेरे पास K2 X2 अपॉन K1 प्लस X2। यहाँ पे X1 की वैल्यू पुट कर दी, ये X2 की वैल्यू एज इट इज़ दैट इज इक्वल टू X, और इस X को मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी और ये तीसरी। तो मैं यहाँ पे पुटिंग x इन टू, तो 2 नंबर इक्वेशन में पुट कर दिया। तो K इक्वलेंट इनटू ये x है जो मेरे पास, वो कितना आया K2 X2 अपॉन K1 प्लस X2 दैट इज इक्वल टू K2 X2। ठीक है, तो मेरे पास जो K इक्वलेंट की वैल्यू आई वो कितनी आ जाएगी यहाँ से, दैट इज K2 X2 इंटू K1 अपॉन K1 X2 प्लस K2 X2। तो यहाँ से मैं X2 की वैल्यू कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास आया K1 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो अगर मैं इसको लिखूँ, अगर इसको सॉल्व करें इसका रेसिप्रोकल लेके, तो वो मेरे पास आएगा 1 बाई K इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। तो जब स्प्रिंग सीरीज में होते हैं तो इसका प्रूफ थोड़ा सा लंबा है, बट हमें तो इसका आंसर
यही याद रखना है कि जब सीरीज में होते हैं स्प्रिंग तो वो कैसे जुड़ते हैं, ऐसे जुड़ते हैं वो, ठीक है। तो हम और क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के लिए, आपको ये समझ आ जाएगी, कोई ख़ास बात नहीं है। जैसे मान लीजिए ये मास m है और इस पे हमने स्प्रिंग लगा दिया, ये K1 और यहाँ पे K2, ये K1 K2 और यहाँ पे इसके साथ एक और स्प्रिंग लगा दिया K3। तो आपको K इक्विवेलेंट पूछा जाए तो K इक्विवेलेंट इसका कैसे निकालेंगे हम, आप स्क्रीन को पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे K इक्विवेलेंट। देखिए ये दोनों सीरीज में है तो इनको मैं जोड़ूंगा 1/K1 प्लस K2, ठीक है। ये K1 और K2 इसको पहले मैं ऐसे लिख लेता हूँ 1/K डैश। मान लीजिए इन दोनों का जो कंबाइंड है वो K डैश है, तो वो मेरे पास आ जाएगा, एक मिनट, 1/K डैश इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2, ऐसे लिख सकते हैं हम दोनों को, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ तो ये K डैश मेरे पास आ जाएगा K1 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2, ठीक है। तो K इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा K1 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3, तो दैट इज इक्वल टू K1 K2 प्लस K1 इंटू K3 प्लस K2 इंटू K3 अपॉन K1 प्लस K2, ये मेरे पास K इक्विवेलेंट आ जाएगा। और देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, इन दोनों के साथ हमने एक और स्प्रिंग लगा रखा है और नीचे इसके मास m लगा रखा है। तो ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है, तो आपको K इक्विवेलेंट पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आप स्क्रीन पॉज कीजिए और इसका सोल्यूशन देखिए, फाइंड K इक्विवेलेंट, ठीक है। या आप इसका सोल्यूशन मुझे सेंड कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका सोल्यूशन आपको दे दूँगा, ठीक है। थैंक यू।